Hello friends, welcome to Way to Commerce. Today we are going to discuss forms of business organization part 7 joint stock company. In this video we will cover concept, features, merits and limitations of joint stock company. So let's start. What is joint stock company? Joint stock company हम किसे कहते हैं? A company is that form of business organization which is willingly formed by some persons for earning profit under Companies Act. Many persons jointly invest capital in company, so it is called joint stock company. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है जो कुछ लोग मिल के बनाते हैं, इसे इस्टेब्लिश करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उनका एम होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। और जो एक्ट इस पे अप्लाई होता है वो एक्ट होता है कंपनीज एक्ट, जिसके अंडर जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है। बहुत सारे लोग मिलके कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर, इसीलिए इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। अदरवाइज हम इसको कंपनी भी कह सकते हैं। कि कंपनी क्या होती है? कंपनी होती है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ लोग मिलके बनाते हैं, पैसा लगा के, अपनी पूंजी लगा के कंपनी के अंदर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके, और उसमें उनका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। और ये इस्टेब्लिश होती है कंपनीज एक्ट के अंडर में। लेकिन इसको जॉइंट स्टॉक क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि कुछ लोग जॉइंटली अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मेंबर्स की जिम्मेदारियाँ लिमिटेड होती है, लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है इसमें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी की क्वालिटीज़ क्या हैं, कंपनी की विशेषता क्या है। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की पहचान जो है वो इसके मेंबर से अलग मानी जाती है। कंपनी और उसके मेंबर्स, उन दोनों की एंटिटी अलग अलग होती है। जो भी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं वो सारे कंपनी के नाम पे होते हैं, उसके ऑनर के नाम पे नहीं होते हैं। ये एक इसकी फीचर्स होती है। और जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी अपने नाम पे करती है। जो भी एग्रीमेंट आपको करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है, वो सारा जो कुछ भी होगा कंपनी के नाम पे होगा। उसमें किसी पर्सन के नाम पे या किसी ऑनर के नाम पे यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। इसीलिए कंपनी की एंटिटी और उसके मेंबर्स की एंटिटी जो है वो अलग अलग होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब क्या होता है कि कंपनी की लाइफ को उसके किसी भी मेंबर के किसी चीज़ से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अगर जैसे उसके किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, अगर कोई पागल हो जाता है, कोई बैंकरप्ट घोषित हो जाता है, इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी मेंबर के संग ऐसा हो जाने से कंपनी की लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। कंपनी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। बस इतनी सी बात होती है कि कंपनी लॉ के द्वारा बनाई जाती है, लीगल एंटिटी है ये, तो इसको ख़त्म भी जो है वो लॉ के ज़रिए ही किया जाता है। कंपनी को लॉ ने बनाया है तो कंपनी को ख़त्म भी लॉ ही करती है। बट किसी मेंबर के किसी भी चीज़ से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई डेथ हो, कोई बैंकरप्ट हो या कुछ भी हो शेयर होल्डर या डायरेक्टर के साथ, उससे कंपनी के अस्तित्व पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि मेंबर्स जो होते हैं वो आते हैं, वो जाते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा हमेशा के लिए चलती रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में हमारे, उनकी जिम्मेदारी बस उतने ही शेयर्स तक होती है जितना शेयर्स उन्होंने कंपनी का लिया हुआ है। बस जितने भी शेयर होल्डर ने शेयर लिया हुआ है उनकी जिम्मेदारी बस उतनी ही लिमिटेड होती है, अपने जितनी भी उनकी शेयर की वैल्यू होती है। कंपनी लीगली फॉर्म की जाती है तो इसीलिए कंपनी का अपना एक लीगल स्टेटस होता है। तो लीगल स्टेटस कंपनी का होने की वजह से जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, वो सारी कंपनी की मानी जाती है, उसके मेंबर्स की नहीं मानी जाती है। अभी जैसा हमने सेपरेट लीगल एंटिटी में देखा था कि कंपनी और उसके मेंबर्स ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए जो भी लायबिलिटीज़ होगी वो सारी कंपनी के ऊपर आएगी, जिम्मेदारी कंपनी की बनेगी, उसके मेंबर्स की जो है कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। नंबर ऑफ मेंबर्स। अब जो कंपनी है उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो दो तरह की कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 पर्सन अलाउड होते हैं और मैक्सिमम आपके कितने भी जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन अलाउड होते हैं और मैक्सिमम आपके 200 पर्सन होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, एंड प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200।
लास्ट इज ट्रांसफरेबल शेयर। कहने का मतलब हुआ कि जो शेयर्स होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो पब्लिक कंपनी होती हैं, पब्लिक कंपनी के शेयर जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इनको कभी भी जो है कंपनी बेच सकती है, कभी भी खरीद सकती है। जैसे कि पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि शेयर के ट्रांसफ़र के लिए पहले सारे मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ्रीली यहाँ पर शेयर को ख़रीदा और बेचा जा सकता है। तो यहाँ पर शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ये कुछ हमारे फीचर्स थे कंपनी के। अब हमारा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के कुछ फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी बस उनके शेयर तक ही लिमिटेड होती है। जितना उन्होंने पैसा शेयर में लगाया हुआ है उतनी ही उनकी यहाँ पर जिम्मेदारी भी बनेगी। तो इसलिए इस केस में यहाँ पर क्या हो जाता है कि जैसे हमने और दूसरे फॉर्म्स में पढ़ा था कि पर्सनल एसेट भी लगाने पड़ जाते थे कर्जे से निकलने के लिए, रिकवर करने के लिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। कंपनी में ये फ़ायदा है कि शेयर होल्डर्स को अपनी पर्सनल कोई भी एसेट्स नहीं लगानी है। जितनी उसने शेयर लिया हुआ है बस उतने तक का ही वो जिम्मेदार है। इस वजह से ये फ़ायदा होने की वजह से उसको मोटिवेशन मिलता है, वो इनकरेज होता है कि कंपनी में हम और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर क्या होता है, शेयर होल्डर फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। नेक्स्ट इज शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि यहाँ पर पब्लिक कंपनी जो है वो अपना शेयर फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है, कभी भी खरीद सकती है, कभी भी बेच सकती है। तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी वो तुरंत अपने शेयर को कैश में कन्वर्ट कर लेगी। शेयर को बेच के उसके पास कैश पैसा जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको इनकरेजमेंट मिलता है, वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग जो है वो कंपनी में लगाते हैं, अपना पैसा जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब हमें रिक्वायरमेंट होगी हम शेयर को बेच के अपना पैसा जो है वो कैश करा लेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो है शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी अवेलेबल होती है। कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स हुआ कि कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर, कंपनी के अस्तित्व के ऊपर इसके किसी भी मेंबर का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। परपेचुअल में अभी हमने देखा था, किसी की डेथ हो जाए या फिर वो पागल हो जाए या फिर वो बैंकरप्ट हो जाए, उसका दिमाग काम करना बंद कर दे, कुछ भी हो जाए उसके किसी मेंबर के साथ, तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी आपकी कंटिन्यू जो है वो चलती रहेगी। स्कोप ऑफ ग्रोथ। अब कंपनी का ग्रोथ का स्कोप कैसा होता है, तो कंपनी के केस में जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि यहाँ पर एक तो पूंजी बहुत ज़्यादा होती है, कैपिटल जितना चाहिए हमारे पास उतना सफिशिएंट होता है। मैनेजमेंट जो काम कर रहा होता है वो एक्सपीरियंस्ड है, वो इफ़िशियंट है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी यहाँ पर पूरी होती है। जिम्मेदारियाँ सभी की जो है लिमिटेड है, सबको अपने अपने हिस्से का काम पता है कि हमें इतना ही काम करना है, तो ओवर प्रेशर नहीं होता, नुकसान होने का डर नहीं रहता है। तो इस केस में क्या होता है, ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। कंपनी जो है प्रोडक्शन अच्छा करती है, लेस कॉस्ट पे जो है प्रोडक्शन करती है, तो कंज्यूमर को जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट फेयर प्राइस पे मिल जाता है और आपका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे एक्सपेंड करता चला जाता है। लास्ट इज इफ़िशियंट मैनेजमेंट। इफ़िशियंट मैनेजमेंट होने का कारण जो है वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही होता है। जैसे कि कंपनी के पास अगर फाइनेंस की कमी नहीं है, अगर उसके पास पैसों की कमी नहीं है, तो वो किसी प्रॉब्लम में अगर फंसता है वो एक्सपर्ट हायर कर सकता है सलाह मशवरा लेने के लिए। कोई एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है उनको भी हायर कर सकता है, क्योंकि उसके पास फाइनेंस पूरा है तो वो सैलरी दे सकता है, वो उनको अफोर्ड कर सकता है। तो इसीलिए जब एक्सपर्ट की सलाह होगी, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर की सलाह होगी, इन लोगों का साथ होगा, तो कंपनी तो ऑब्वियस है कि ग्रोथ ही करेगी। कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो इफ़िशियंट ही होगा, अच्छा ही होगा। एक्सपर्ट जब हमारे साथ काम करेंगे तो इसीलिए यहाँ पर ये फ़ायदा होता है कि मैनेजमेंट इफ़िशियंट होता है। अब हम आते हैं, टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ कंपनी। कंपनी के हमने फीचर्स देखे, कंपनी के हमने फ़ायदे देखे, अब कंपनी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कंपनी के कुछ नुकसान भी होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है वो देखते हैं। फर्स्ट है आपका डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। कंपनी को इस्टेब्लिश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि कंपनी के केस में क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके ये सारा जमा कराना होता है। तो ये सब लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में पैसा भी लगता है और समय भी लगता है।
ये डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, इनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो ये सब फॉर्मेलिटी इतनी सारी होती है, तो कई बार लोग डर के कंपनी खोलने की सोचते ही नहीं है कि इतने सारे टेंशन में, इतने सारे झमेले में कौन फंसेगा। तो इसीलिए कंपनी को इस्टेब्लिश करना, कंपनी को फॉर्मेट करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी यहाँ पर क्यों होती है? क्योंकि जो कंपनीज एक्ट जिसके अंदर कंपनीज काम करती हैं, तो पब्लिक कंपनी जो होती है इसको अपना अकाउंट्स जो इसने बनाया और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके इंपॉर्टेंट, ये सारे रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट कराने होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है कुछ फीस जमा करा के इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। तो इसमें क्या हुआ, सीक्रेसी तो रह नहीं गई, कोई भी पैसा जमा करा के इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कंपनी का देख सकता है, तो आपके इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस होते हैं। तो बस यही एक फ़ायदा था जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, बट कंपनी के केस में ये नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है सीक्रेसी की कमी हो जाती है। डिले इन डिसीजंस में डिले होने का रीज़न क्या होता है कि कंपनी जो है यहाँ पर मैनेजमेंट के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो हर व्यक्ति को हर चीज़ को बहुत सारे लेवल से गुजरना पड़ता है। बात बात पे मीटिंग बुलाई जाती है डिसीजन लेने के लिए। मीटिंग बुलाने में क्या है, टाइम की वेस्टेज होती है, इतने सारे लोगों का दिमाग चलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कभी कभी कोई डिसीजन निकल ही नहीं पाता है, डिसीजन डिले हो जाता है। उनकी इसी आपस की बहस में कभी कभी उनके हाथ से कोई अच्छा मौका भी निकल जाता है, कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी भी वो लोग स्लिप कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसका ये एक नुकसान है कि बहुत सारे लेवल्स, बहुत सा ज़्यादा मीटिंग बुलाना और डिसीजन लेने में इतना देर लगाना, ये सब रीजन्स की वजह से कंपनी को लॉस होता है। तो यहाँ पर डिसीजन में डिले होता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर के बीच में किस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनके बीच में किस बात को लेकर कन्फ्यूजन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन जो है ये हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जो ये शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर, इन्वेस्टर, ये सब जो यहाँ पे काम करते हैं, ये सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। इन सबको अपना अपना फ़ायदा चाहिए होता है। इन्वेस्टर को चाहिए कि हमको अच्छा रिटर्न मिले, शेयर होल्डर को चाहिए कि उसको डिविडेंड ज़्यादा मिले, डिवेंचर होल्डर की इच्छा ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो रिजर्व में कंपनी के रखा रहे। तो ये सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं। अपना अपना दिमाग लगाने की वजह से क्या होता है, इनमें एकता नहीं बनती है और आपस में इनके झगड़े होते हैं, विवाद होता है। तो जिसका नुकसान किसको उठाना पड़ता है, कंपनी को उठाना पड़ता है। लास्ट इज एक्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सेस क्यों होता है? क्योंकि जो कंपनीज की एक्टिविटीज़ है, जो वहाँ पर डेली रूटीन का वर्क होता है, उन सब पे जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर नज़र बनी रहती है। कंपनी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे डिसाइडेड होते हैं, सारे जो रूल्स हैं वो रेगुलेशंस है, लॉ ने डिसाइड किए हुए हैं। तो क्या होता है, कंपनी जो है वो फ्रीडम के साथ काम नहीं कर पाती है, वो फ्रीली काम नहीं कर सकती है। तो इस केस में गवर्नमेंट का यहाँ पर इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारे कुछ लिमिटेशंस के पॉइंट्स थे। हमने जो है कंपनी के फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस कवर कर लिया इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने इसको शेयर करें और बाकी आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट 8, टाइप्स ऑफ कंपनीज।